रिवीजन एवरीथिंग में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, इसके पहले दिल्ली सल्तनत के हमने पांचों वंशों को देख लिया हुआ है। तो आज हम दिल्ली सल्तनत की जो सांस्कृतिक व्यवस्था थी, वित्त व्यवस्था थी, उन सभी चीज़ों के बारे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हालांकि इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा करके जब जो चीज़ें लागू हुई उस वंश में हमने डिस्कस किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ों को इकट्ठा करके हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत में इस्लामिक कानून लागू थे, किंतु अधिकांश जनसंख्या मुसलमान नहीं थी। इस कारण इतिहासकार बर्नी ने सल्तनत काल को वास्तविक इस्लाम नहीं कहा है। सल्तनत काल के अधिकांश तर अमीर तथा सुल्तान तुर्क कबीले के थे। कहने का क्या मतलब है कि जो सल्तनत काल था उसमें इस्लामिक कानून लागू था, लेकिन समस्या ये थी ना कि उस समय जो भारत की अधिकांश जनसंख्या थी वो हिंदू थी, इसीलिए पूरी तरीके से इस्लामिक कानून लागू नहीं हो पाया। उस समय पे केवल जो अमीर और सुल्तान थे वही तुर्क कबीले के थे, ठीक है। और अगर हम वित्त व्यवस्था की बात करें तो इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा व्यापार था। और शासन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो जो केंद्रीय प्रशासन का मुखिया होता था वो सुल्तान होता था। इसको ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रशासन का जो मुखिया होता था वो सुल्तान होता था। बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि देखिए, बलबन ने क्या किया, चालीसा दल को समाप्त कर दिया और ये खुद रक्त एवं लौह की नीति के साथ एकदम बढ़िया तरीके से शासन कर रहा था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के मिलने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस कारण बलबन एवं अलाउद्दीन के समय अमीर प्रभावहीन हो गए थे। और अगला क्या है कि अमीरों का महत्व चरमोत्कर्ष पर लोधी वंश के समय था। ऐसा क्यों? क्योंकि लोधी वंश का जो संस्थापक बहलोल लोधी था उसके बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे इस बात का डिस्कशन हुआ था कि वो अपने जो मंत्री परिषद था उसके सम्मान में खड़ा रहता था, उसके बैठने के बाद ही ये बैठता था। मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा उन्हें सम्मान दिया था अपने अमीरों को। उसके अलावा लोधी वंश थोड़ा बहुत धीरे धीरे करके कमज़ोर भी हो गया था, इसीलिए लोधी वंश के समय जो अमीर थे वो बहुत ही मतलब बेहतर तरीके से शासन कर रहे थे और उनका महत्व बढ़ गया था। अब आगे देखते हैं कि सल्तनत कालीन मंत्री परिषद को मजलिस ए खलवत कहा गया और मजलिस ए खास में इनकी बैठक होती थी। यानी उस समय जो मंत्री परिषद होता था उसको मजलिस ए खलवत कहते थे और इन मंत्रियों की बैठक मजलिस ए खास में होती थी। आगे क्या है, बार ए खास। इसमें सुल्तान सभी दरबारियों, अमीरों, मालिकों आदि को बुलाता था। यानी अगर सुल्तान को दरबारियों के साथ और अमीरों और मालिकों के साथ, इक़्तिदारों के साथ कोई भी बैठक करनी होती थी तो वो बैठक बार ए खास में होती थी। फिर है बार ए आजम। सुल्तान इसमें राजकीय कार्यों को पूरा करता था। अब आगे देखते हैं मंत्री और उनसे संबंधित विभाग। देखिए, जो वजीर होता था वो उसको प्रधानमंत्री, यानी जो प्रधानमंत्री होते थे उसको उस टाइम पे वजीर कहा जाता था। ये राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। फिर है मुशरिफ ए मुमालिक, जिसको महालेखाकार को ये कहा जाता था। प्रांतों एवं अन्य विभागों से प्राप्त आय एवं व्यय का लेखा जोखा करता था। यानी महालेखाकार यानी कि मुशरिफ ए मुमालिक। अब आगे क्या है, मजूमदार। उधार दिए गए धन का हिसाब रखता था। यानी जो मजूमदार था उस समय पे जो उधार लिया गया धन था ये उसका सबका हिसाब रखा था। जो खजीन था वो कोषाध्यक्ष अध्यक्ष था, ठीक है। अब आगे क्या है, आरिज ए मुमालिक, जिसकी शुरुआत बलबन ने की थी। सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसके विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। यानी जो सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था उसको आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। और पूरे सैन्य विभाग की बात करें तो सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। और जो आरिज ए मुमालिक है इसको बलबन ने शुरू किया था। अब देखते हैं सद्र उस सुदूर। धर्म विभाग एवं दान विभाग का प्रमुख होता था। काजी उल कजात, सुल्तान के बाद न्याय का सर्वोच्च अधिकारी। यानी उस समय जो काजी होते थे वो सुल्तान के बाद मुख्य न्याय के अधिकारी होते थे, ठीक है। और याद हो तो जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे मोरक्को का यात्री इब्न बतूता आया था, उसको मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, अगर आप लोगों को याद हो तो, ठीक है।
बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था, यानी गुप्तचर विभाग का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसको बरीद ए मुमालिक कहा जाता था। फिर है वकील ए दर, सुल्तान की व्यक्तिगत सेवाओं की देखभाल करता था। फिर है दीवान ए खैरात, जिसकी शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने की। ये दान विभाग को कहा जाता था, यानी जो दीवान ए खैरात था ये दान विभाग को देखता था और इसी को कहा जाता था। फिर है दीवान ए बंदगान, जिसको फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था और यह दास विभाग का होता था। और आप लोगों को याद हो कि सर्वाधिक दास जो थे वो फिरोज शाह तुगलक के ही दरबार में थे, इसीलिए इसने एक अलग से ही विभाग बना दिया था, दीवान ए बंदगान। फिर है दीवान ए इस्तिफाक, इसको भी फिरोज शाह तुगलक ने ही शुरू किया था। यह पेंशन विभाग को देखता था। अब आगे देखते हैं। दिल्ली सल्तनत अनेक प्रांतों में बटा हुआ था, जिसे इक्ता कहा जाता था। यहाँ का शासन नायाब वली या मुक्ति द्वारा संचालित होता था। ठीक है। एक शहर या 100 गांवों के शासन की देखरेख अमीर ए सदा नामक अधिकारी करता था। प्रशासन की जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो ग्राम होती थी। ग्राम को तो याद रख लीजिए, हर जगह पे प्रशासन की सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो ग्राम ही होता था, है ना। सुल्तान की स्थायी सेना को खास खेल नाम दिया गया, यानी सुल्तान की जो स्थायी सेना थी उसको खास खेल नाम दिया गया, क्योंकि उस टाइम पे जो ज़्यादातर सैनिक होते थे वो युद्ध के समय इकट्ठा किए जाते थे, यानी कहीं पे अगर युद्ध करना है तो तुरंत ही सैनिकों की भर्ती होती थी, लेकिन जो स्थायी सेना होती थी उसको खास खेल कहा जाता था। फिर है अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने की थी, क्या आप लोगों को याद है? इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने इक्ता प्रथा को समाप्त कर दिया। इक्ता प्रथा के बारे में हम बात कर चुके हैं। आप लोगों ने अगर सल्तनत वंश की वीडियो नहीं देखी हुई है देख लीजिए, इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे उन सबको उसमें दिया गया है, जो आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। अब आगे देखते हैं। इक्ता प्रथा को दोबारा शुरुआत फिरोज शाह तुगलक ने किया, यानी कि इल्तुतमिश ने शुरू किया, फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने बंद कर दिया, उसके बाद फिर से फिरोज शाह तुगलक ने इसकी व्यवस्था शुरू कर दी, यानी इक्ता प्रथा की शुरुआत कर दी। अब आगे क्या है। सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के घोड़े तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे, क्योंकि देखिए उस समय पे आवागमन का साधन हो, युद्ध हो, कोई भी चीज़ हो, सभी घोड़े के द्वारा ही होती थी। तो जो अच्छी नस्ल के घोड़े होते थे वो तुर्की, अरब एवं रूस से मंगाए जाते थे। फिर आगे है। सल्तनत कालीन कानून शरीयत, कुरान, हदीस पर आधारित थे। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत कुरान, इज्मा, कयास और हदीस थे, यानी कि उस समय जो इस्लामिक पद्धति चल रही थी उसका जो प्रमुख स्रोत था कि वो नियम कहाँ से लिए गए हैं, तो कुरान, इज्मा, कयास और हदीस से ही वो नियम लिए गए थे। अब आगे देखते हैं। सुल्तान सप्ताह में 2 बार न्याय करने के लिए उपस्थित होता था। भूमि की नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की। उसके बाद है पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को खालसा भूमि कहा जाता था। तो खालसा भूमि क्या थी, जो पूर्णतः सरकारी भूमि थी, यानी जो केंद्र के नियंत्रण में रहती थी। अब आगे क्या है। अलाउद्दीन ने दान दी गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया। इसके बारे में हम जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी चर्चा हुई थी कि जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने ज़्यादातर जो दान की गई भूमि थी उसको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, और इसी सीरीज में उसने निजामुद्दीन औलिया की भूमि का भी हिसाब मांगा था। अब आगे देखते हैं। केवल सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, यानी जो देवल ये सल्तनत काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था। तो ये था सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था। अब अगले वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि बीच में मोहम्मद बिन तुगलक के समय पे सल्तनत काल का बिखराव हुआ, तो उसको भी डिस्कशन करना जरूरी है ना। तो अब अगले वीडियो में विजयनगर के बारे में फिर आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि अब यहाँ से तो अब मुगल काल शुरू हो गया, लेकिन अब मुगल काल शुरू कर देंगे तो बीच में विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य छूट जाएगा, इसीलिए पहले हम विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य को देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।